नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो ऐसा वेट जो भले ही सेम ना हो लेकिन काम सेम करता है तो उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी टू सी प्लस डी। ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है, सी एंड डी प्रोडक्ट है। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है नहीं बैलेंस्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी एंड इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। मतलब दो कंपाउंड अगर आपस में रिएक्शन करते हैं या उनसे जो भी बनता है उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में सेम होंगे अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है तो। और थ्योरेटिकली ये हमेशा मानते हैं कि रिएक्शन 100% खत्म होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to weight by equivalent weight और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। या एक और फॉर्मूला है एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। तो मेरे पास ये तीन फॉर्मूला है। अब इन तीन फॉर्मूले के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए और बी आपस में रिएक्शन करता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेट ऑफ ए बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ बी बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। और अगर मेरे पास नॉर्मेलिटी का डाटा है तो नॉर्मेलिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी। मतलब दो लोगों के बीच में मैं ये रिलेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ जिसमें से एक नोन होना चाहिए और एक अननोन होना चाहिए ताकि उनके बीच में रिएक्शन अपना काम कर पाए और उनके बीच में डाटा हमारा यूज करके हम अननोन का डाटा निकाल पाए नोन के डाटा से। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है NaOH प्लस HCl और यहाँ पे प्रोडक्ट बना NaCl प्लस वाटर। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है अभी। अब देखो यहाँ पे NaOH अगर 1 मोल है तो NaCl भी 1 मोल लगेगा और इससे 1 मोल मुझे NaCl मिलेगा और 1 मोल मुझे वाटर भी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो NaOH है उसका n फैक्टर 1 होता है, HCl का n फैक्टर भी 1 होता है, NaCl का n फैक्टर 1 होता है और वाटर का भी n फैक्टर 1 होता है। तो n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल ही क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ NaOH का अगर 1 इक्विवेलेंट आया, कहाँ से आया? तो 1 इंटू 1 से आया। तो इसका भी क्या होगा? 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। तो NaOH का अगर एक इक्विवेलेंट लगता है तो HCl का भी एक इक्विवेलेंट लग रहा है। NaCl का भी n फैक्टर 1 है मतलब ये भी 1 इक्विवेलेंट ही होगा और H2O का भी क्या होगा? 1 इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें आपने एक ऐसा रिएक्शन देखा जो कि एक सारे सब कुछ बैलेंस फॉर्म में था, सबका कोफिशिएंट 1 था। अब एक मैं दूसरा रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 और यहाँ पे बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर। अब इस प्रोसेस में देखोगे तो अगर NaOH 2 मोल चाहिए तो H2SO4 का 1 मोल ही लगेगा और Na2SO4 1 मोल ही बनेगा और वाटर 2 मोल बनेगा। यहाँ पे सबके मोल अलग अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो NaOH का n फैक्टर 1 है, H2SO4 का n फैक्टर 2 है, Na2SO4 का n फैक्टर 2 है बिकॉज ये सॉल्ट है और सॉल्ट के केस में या तो पॉजिटिव या निगेटिव काउंट करते हो। और यहाँ वाटर के केस में n फैक्टर कितना है? 1 है। तो मोल को मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आया? 2 इक्विवेलेंट आया। यहाँ पे H2SO4 का 1 मोल है, n फैक्टर 2 है मतलब ये भी 2 इक्विवेलेंट है। यहाँ Na2SO4 का 1 मोल है, n फैक्टर 2 है मतलब ये भी 2 इक्विवेलेंट है और H2O का भी कितना आया? 2 इक्विवेलेंट आया। तो एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उनके कोफिशिएंट से इक्विवेलेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वेट डिफरेंट हो सकता है, मोल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कभी डिफरेंट नहीं होगा। मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही बोलता है कि दो कंपाउंड अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस क्या क्या कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चंस क्या क्या कर सकते हैं हम, कि सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 molar H2SO4 required to react with 0.1 molar 50 ml NaOH solution। किसके बीच में रिएक्शन है? NaOH और H2SO4 के बीच में रिएक्शन है। और आपके पास डाटा क्या है? तो H2SO4 का मोलारिटी दिया हुआ है, NaOH का मोलारिटी दिया है और वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा बात है कि NaOH और H2SO4 रिएक्शन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दोनों ने आपस में रिएक्शन किया है ना, तो इनका इक्विवेलेंट भी सेम होना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? तो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, और इधर भी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें मोलारिटी दिया गया है, तो मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और H2SO4 का एन फैक्टर कितना है? 2 है, और NaOH का एन फैक्टर कितना है? 1 है। तो मैं यहाँ पे NaOH के साइड में लिखता हूँ 0.1 उसका मोलारिटी है, एन फैक्टर 1 है, और वॉल्यूम कितना है? 50/1000 कर देता हूँ, बिकॉज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। अब H2SO4 का कितना मोलारिटी है? 0.2, एन फैक्टर हो गया 2, वॉल्यूम मुझे नहीं पता, ml में ले लेता हूँ और यहाँ 1000 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि लीटर में आ जाए। 1000 और 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू वॉल्यूम इन ml, दैट इज वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 5/0.4, दैट इज इक्वल टू 50/4, दैट इज इक्वल टू 12.5 ml। इतना वॉल्यूम लगेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने दो कंपाउंड का रिएक्शन हुआ और उसको मैंने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई के काम कर लिया। ये था एसिड बेस टाइट्रेशन। अब आपको मैं एक रेडॉक्स का एग्जांपल दिखाता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of NH3 that can be produced by 5 moles of नाइट्रोजन गैस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें दिया गया है कि नाइट्रोजन है और उससे NH3 बन सकता है। मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, बस मेरे से पूछा गया नाइट्रोजन 5 मोल है तो NH3 कितना बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एन फैक्टर निकाल लेता हूँ। N2 में नाइट्रोजन 0 है, NH3 में -3 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। तो देखो अब N2 और NH3 के बीच में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि बिकॉज NH3 किससे बना? N2 से तो बना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NH3, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ N2 कितना हो गया? तो n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, और इधर NH3 का n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। अब इस प्रोसेस को देख के मैं बोल सकता हूं कि n फैक्टर जो N2 का होगा वो 6 होगा, और NH3 का जो n फैक्टर होगा वो 6/2 होगा, दैट इज 3 होगा। क्यों? बिकॉज n फैक्टर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हो आप सिंगल मॉलिक्यूल से। तो इसका तो 2 मॉलिक्यूल है, बट N2 का तो एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए 6/1 रहा, और यहाँ पे 2 है इसलिए 6/2 रहा। तो N2 का n फैक्टर 6 हो गया, N2 का n फैक्टर 6 हो गया। नंबर ऑफ मोल कितना दिया? 5, और नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 तो हमें निकालना ही है, इनटू n फैक्टर कितना हो गया? 3। तो 3 से 2 बार चला गया, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 मोल।
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मोल दिया हुआ, एक क्वांटिटी का दूसरे का मोल निकालना है, बट प्रोसेस भी दिया हुआ है। आपको मैं एक और तीसरा एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हमें कुछ प्री डिफाइंड डाटा यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड डाटा है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 that is required to oxidize 3 mole of H2C2O4। अब देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड डाटा है, ये लेबोरेटरी का क्वेश्चन भी होता है कि H2C2O4 जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है, और जो क्वेश्चन है वो एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है। इन एसिडिक मीडियम नहीं भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट KMnO4 के केस में एसिडिक मीडियम ही लेते हैं। अब KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये MnO बनाता है, और H2C2O4 को ये CO2 में कन्वर्ट करता है। अब इस प्रोसेस में क्या है, कार्बन +3 से +4 जाता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो H2C2O4 का N फैक्टर 2 हो जाता है, और KMnO4 का N फैक्टर जो हो जाता है 5 हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज रिएक्शन जो है वो H2C2O4 और KMnO4 के बीच में हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N फैक्टर KMnO4 का कितना हो गया 5, और इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही है, चलो N निकालना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इक्वल टू N फैक्टर ऑफ H2C2O4, जो कि कितना आ गया 2 आया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2C2O4 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 3 दिया हुआ। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1.2 मोल। तो ये लॉजिक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, कि कोई भी दो कंपाउंड जो आपस में रिएक्शन करेगा उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। दो आपस में रिएक्शन करने वाले रेडॉक्स प्रोसेस भी हो सकता है, नॉन रेडॉक्स भी हो सकता है, आपस में कोई एसिड बेस रिएक्शन करे, आपस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करे, बट उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और डिटेल्स में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और यूजफुल वीडियो आपके लिए मैं बना पाऊँ। थैंक यू।